बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परासरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम, ये लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ बायल का नियम, उसके बाद वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम और उसके बाद विलियनो की सामान्य समीकरण हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो वॉन्ट ऑफ बायल का नियम। ठीक है, वॉन्ट ऑफ बायल के नियम के अंतर्गत स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलय के अणु की संख्या अथवा विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि परासरण दाब यदि पाई हो तो सबसे पहले हम नंबर एक लेंगे वॉन्ट ऑफ बायल का नियम। वॉन्ट ऑफ बायल का नियम, वॉन्ट ऑफ बायल्स लॉ। स्थिर ताप पर क्या कहता है ये नियम? स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि पाई प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, और हम यहाँ पर सी जो होती है सांद्रता होती है और पाई क्या होता है? परासरण दाब होता है। ठीक है, यह सी और वी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो परासरण दाब होता है वो विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब उसके आयतन और उसके आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई वी, दोनों को हम गुणा कर दें तो पाई वी इजिकल टू के एक स्थिरांक होता है। इसको इससे इंटू कर दें और के को कांस्टेंट ले आएँ तो हम कह सकते हैं कि परासरण दाब और आयतन का गुणनफल जो होता है वो स्थिर रहता है स्थिर ताप पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं बायल वॉन्ट ऑफ या वॉन्ट ऑफ बायल का नियम। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो है सेकंड लॉ जो है वो है बायल वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम। वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि जो स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासरण दाब, स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको पाई प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है दो महत्वपूर्ण नियमों को हमने देखा, वॉन्ट ऑफ बायल का नियम और वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम। इसको हम वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम कहते हैं, इसको हम वॉन्ट ऑफ बायल का नियम कहते हैं। ठीक है, यदि हम दोनों नियमों को मिला दें तो दोनों नियमों को मिलाने पर हमारे पास एक समीकरण आएगी जिसको हम विलियनो की सामान्य समीकरण कहते हैं, जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन हम उनको कहेंगे बच्चों। तो हम दोनों को यदि मिला दें तो तीसरा जो नियम हमारे सामने आता है, ये तीसरी जो इक्वेशन जो हमारे सामने आती है वो है सामान्य समीकरण, विलियनो की सामान्य समीकरण। तो हम इस समीकरण को इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v ये वॉन्ट ऑफ बायल का नियम है और पाई प्रोपोर्शनल टू टी ये वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम है। दोनों को हम एक साथ लिख दें तो दोनों को एक साथ हम लिखने पर पाई प्रोपोर्शनल टू टी/v
और यदि v को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं पाई वी प्रोपोर्शनल टू t। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू एस टी, एक मोल के लिए एस जो है यहाँ पर एक स्थिरांक है जो विलियन स्थिरांक कहलाता है। एस इज अ कांस्टेंट विच इज़ नोन एज सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो समीकरण आई पाई वी इज इक्वल टू एस टी, एक मोल के लिए जो समीकरण आई, इस समीकरण को हम वांट ऑफ समीकरण या सामान्य समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वांट ऑफ ने यह भी सिद्ध किया है कि समीकरण में जो एस आता है उसका मान जो होता है वो पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो गैस समीकरण होती है उसके आर के मान के लगभग बराबर आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण का उपयोग करके जो है परासरण दाब का मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे तो ये जो हमने नियम लिखे, इस नियम के आधार पर जो तीसरी समीकरण हमारे पास आई वो बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है और इस समीकरण के आधार पर हम परासरण दाब का मापन भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में हम वांट ऑफ अवोगाद्रो के नियम की भी चर्चा कर सकते हैं। वांट ऑफ अवोगाद्रो नियम के अंतर्गत समान ताप समान परासरण दाब पर विलयनों के समान आयतन में विलय के अणु की संख्या भी समान होती है, ठीक है ना। समान ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलय के बराबर मोल घोलने पर विभिन्न विलयन समान परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं वांट ऑफ अवोगाद्रो का नियम, वांट ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है विलयनों के जो परासरण दाब के जो प्रमुख नियम हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने यहाँ एक समीकरण पाई वी इजिकल टू एस टी या पाई वी इजिकल टू एन एस टी या पाई वी इजिकल टू एन आर टी समीकरण हमने यहाँ पर सिद्ध किए। तो ये जो समीकरण है सामान्य समीकरण है पाई वी इजिकल टू एन एस टी या पाई वी इजिकल टू एन आर टी, इस समीकरण के द्वारा ये जो सामान्य समीकरण है विलयनों की, इस समीकरण के द्वारा हम जो है विलयनों का परासरण दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर पाई जो है वो परासरण दाब है और एन जो है विलय के मोलों की संख्या है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एन अपॉन वी इंटू आर टी, ठीक है ना। यहाँ पर हम एस यूज़ करें या आर यूज़ करें दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, एन अपॉन वी आर टी। और अगर अपन नंबर ऑफ मोल्स लें तो विलय के जो मोल्स होते हैं वो W बाई एम होते हैं। W विलय की मात्रा और M यदि विलय का अणुभार हो तो हम इस समीकरण को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू W अपॉन एम इंटू एन आर टी इंटू आर टी अपॉन वी। एन की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, आर टी अपॉन वी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर दी और यदि मैं पता हो कि कितने ग्राम पदार्थ को हमने घोला है विलयन बनाने के लिए और उसको यहाँ यदि एम उसका अणुभार हो तो हम यहाँ आर कांस्टेंट टी परमताप और वी विलयन का आयतन हो तो हम वैल्यू को यहाँ इन वैल्यूज़ को पुट करके परासरण दाब पाई का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम परासरण दाब का परिकलन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम परासरण दाब से हम अणुभार भी याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये समीकरण है, इस समीकरण का यदि अवलोकन करें तो हम m को ट्रांसफ़र कर दें इधर और पाई को नीचे ले आएँ तो m इज इक्वल टू W अपॉन ये पाई नीचे आ जाएगा पाई आर टी अपॉन वी, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू W अपॉन, ठीक है, यहाँ देखिएगा इसका हमने स्थानांतरण कर दिया तो पाई को नीचे ले गए, m को इधर ले गए, W अपॉन पाई आर टी अपॉन वी, यानी कि परासरण दाब ज्ञात होने पर हम विलय का अणुभार भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परासरण दाब से विलय का अणुभार किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और उसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, जो मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा जिससे कि न्यूमेरिकल को कैसे
हल किया जा सकता है, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3% यूरिया विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब पाई ज्ञात करो, क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम समीकरण यूज़ करेंगे पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी इस तरीके से, या पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। ठीक है ना, एन आर टी अपॉन वी। आई बात समझ में। तो इस समीकरण का हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि टी तो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी यानी कि 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन, हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ 3% यूरिया का मतलब क्या है, 3 ग्राम यूरिया का हमने विलयन बनाया 100 ml में, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो वी है 100 ml और इज इक्वल टू 100/1000 इक्वल टू 0.1 लीटर। ठीक है ना, और 3 ग्राम यानी 3% से आपको यहाँ निकालना है। 3% का मतलब समझना होगा। 3% का मतलब होता है 3 ग्राम यूरिया को आपने घोलकर 100 ml सॉल्यूशन बनाया, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन का आयतन है तो उसको हमने लीटर में चेंज कर दिया। तो 3 ग्राम यानी कि विलय की मात्रा 3 ग्राम है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट 3 ग्राम। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 यूरिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम होता है, NH2CO NH2 यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना चाहोगे तो 3/60 यानी कि 1/20 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको सब दिया हुआ है फॉर्मूला में, n आपने निकाल लिया 1/20, r की वैल्यू 0.0821 आपको रखनी है। ठीक है ना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर आपको रखनी है। ठीक है, और t की वैल्यू आपको पुट करनी है 273। तो हम यहाँ पर यदि वैल्यूज़ को पुट करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा पाई इज इक्वल टू 1/20 नंबर ऑफ मोल्स, n की वैल्यू पुट कर दी अपन ने 1/20। यहाँ पर r की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, 0.0821। ठीक है ना, इनटू t का मान हम पुट करेंगे 273 अपॉन 0.1, v की वैल्यू 0.1 लीटर हम पुट करेंगे। यदि हम इसका सबको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 11.21 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं बच्चों। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल मैंने बताया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इस तरीके से हम जो है परासरण दाब का मान आसानी से परिकलित कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।